डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई में किसान उपयोगी जानकारियों के साथ इस खास कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। आइए देखते हैं क्या है नया आज के इस कार्यक्रम में। विश्व दुग्ध दिवस 1 जून को मनाया जाता है। कृतज्ञ हैकेथॉन पुरस्कार समारोह का आयोजन। एमएसपी पर गेहूं की सरकारी खरीद जारी, पहले ही टूट चुके हैं गेहूं खरीद की सारी पुरानी रिकॉर्ड। केंद्रीय कृषि मंत्री ने किया हॉर्टिकल्चर क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम का शुभारंभ। आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। विश्व दुग्ध दिवस 1 जून को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन ने साल 2001 से इसकी शुरुआत की। इसका मकसद है दूध को विश्व आहार के रूप में पहचान दिलाना और डेयरी उत्पादों के महत्व को उजागर करना। इस दिन दुनिया भर में कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इस बार भी सोशल मीडिया के जरिए ऑनलाइन जागरूकता फैलाने की कोशिशें की गई। आइए देखते हैं इसी पर एक रिपोर्ट। दूध इंसान की जिंदगी का पहला आहार है। इसमें विटामिन ए, डी, ई और विटामिन के पाया जाता है। साथ ही कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयोडीन, फास्फोरस, राइबोफ्लेविन भी दूध में पाए जाते हैं। इस साल विश्व दुग्ध दिवस की थीम पर्यावरण, पोषण और सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण के साथ साथ डेयरी क्षेत्र में स्थिरता पर केंद्रित है। इस थीम को रखने का उद्देश्य आहार में नियमित रूप से दूध और डेयरी उत्पादों को शामिल करने के बारे में जागरूकता फैलाना है। दूध और डेयरी उत्पाद दुनिया भर में करीब 1 अरब लोगों की आजीविका का साधन है। इससे बने मक्खन, दही, घी, पनीर और छाछ जैसे उत्पादों का एक बड़ा बाजार है। दुनिया भर में जितना दुग्ध उत्पादन होता है उसका 17% हिस्सा अकेले भारत का है। पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन विभाग के आंकड़े बताते हैं कि फिलहाल भारत में हर व्यक्ति को एक दिन में औसतन 351 ग्राम दूध मिलता है। विश्व दुग्ध दिवस के अलावा 21 नवंबर को भारत में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस भी मनाया जाता है। डॉक्टर वर्गीस कुरियन भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं। 21 नवंबर उन्हीं का जन्म दिवस है। आज जो विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया है, सर सरकार की क्या उपलब्धि है? देखिए, आज विश्व दुग्ध डे के रूप में मनाता है संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से विश्व दुग्ध दिवस। भारत एक ऐसा देश है जो पूरे दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक है और सबसे ज्यादा जानवर है। ये अलग बात है कि हमारे यहाँ ब्रीड 5 लीटर के नीचा देने वाली संख्या 10 करोड़ है। 10 करोड़ हम क्रॉस और सब मिला के हैं। ऐसी स्थिति में मैंने 6 साल में, जिसे मोदी का 7 साल कहेंगे, तो 7 साल का तो नहीं, 6 साल का अगर आंकड़ा को मैं देखूंगा, 6 साल में 45% का, अगर 7 साल को जोड़ देंगे तो 45% दूध की वृद्धि हुई। 137 मिलियन टन था जो 200 मिलियन टन पे हुआ। वहीं आज जो दूध की कीमत है देश में लगभग 8 लाख करोड़ का है। धान, गेहूं, गन्ना तीनों को जोड़ दें वो भी इससे थोड़ा कम ही होगा। जो लोग कह रहे हैं आज यहाँ कोई एमएसपी का झगड़ा नहीं है, आज कोई मार्केटिंग का झगड़ा नहीं है,
कोई मिल्क यूनियन, कोई प्रोसेसर, किसी की गाय को ऐसा कंफ्यूजन नहीं है कि गाय कब्जा कर लेगा। तो ये सेक्टर किसानों के लिए एक आर्थिक रीढ़ है। कृषि आधारित पशुधन आज विश्व दुग्ध दिवस के अवसर पर सबको बधाई। विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक भारतवर्ष है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि इस बार जो विश्व दुग्ध दिवस है, इसमें जो थीम रखा गया है वो है सस्टेनेबिलिटी। और सस्टेनेबिलिटी किस किस एरिया में? सस्टेनेबिलिटी इन्वायरमेंट के लिए, सस्टेनेबिलिटी आपका न्यूट्रिशन के लिए, और सस्टेनेबिलिटी सोशो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ डेयरी फार्मर के लिए। इन तीनों चीज़ों के लिए भारतवर्ष में भारत सरकार ने पिछले कई सालों से 2014 के बाद से जिस तरह के प्रयत्न किए हैं, उसका ही ये फल है कि आज ना ही विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक है भारतवर्ष, बल्कि जो दुग्ध का उत्पादन में जो वृद्धि हुई है वो करीब 45% के आसपास की हुई है पिछले 6 वर्षों में, 2014 से। और जो एनुअल ग्रोथ रेट है, वार्षिक जो दर है ग्रोथ की, वो करीब 6.4% के आसपास है, जबकि वर्ल्ड की एनुअल ग्रोथ जो है वो 1.2% है। तो ये चीज़ें दिखाती हैं कि किस तरह से हम लोग के जो प्रयत्न हैं सस्टेनेबिलिटी में, वो किस तरह आगे बढ़ रहे हैं। और सस्टेनेबिलिटी में कई सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि अगर हम इन्वायरमेंट के सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं तो सबसे पहले बात आती है कि हमको अपने दूध का प्रोडक्टिविटी बढ़ाना है, प्रोडक्शन नहीं। क्योंकि हमें एनिमल्स की, पशुधन की संख्या कम करनी है, लेकिन साथ में हमें दूध के उत्पादन को इतना बढ़ाना है कि ना ही हम देश के बल्कि विश्व के बिगेस्ट वर्ल्ड सप्लायर दूध के बने। आज के दौर में मशीनों की उपयोगिता से हम सभी परिचित हैं। भारत के कृषि क्षेत्र में भी मशीनों का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है। अभी इसमें और तेजी लाने की जरूरत है। कृषि क्षेत्र में मशीनीकरण को बढ़ावा देने के लिए कृतज्ञ हैकाथॉन पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने शिरकत की। आइए देखते हैं इस पर एक रिपोर्ट। कृतज्ञ हैकाथॉन कार्यक्रम छात्रों, संकायों, उद्यमियों, नवप्रवर्तकों और दूसरे हितधारकों को देश में कृषि मशीनीकरण को बढ़ावा देने के लिए अपने दृष्टिकोणों और प्रौद्योगिकी समाधानों को प्रदर्शित करने का अवसर देता है। सोमवार को इसका पुरस्कार वितरण समारोह था। मुख्य अतिथि के रूप में शामिल कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि देश के सुदूर इलाकों में रहने वाले किसानों तक वैज्ञानिक पद्धतियों और नवाचारों को पहुंचाने का काम हो रहा है और इसमें ICAR ही नहीं बल्कि उससे संबंधित अनुसंधान संस्थान, कृषि विश्वविद्यालयों और कृषि विज्ञान केंद्रों की भूमिका सराहनीय रही है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार की कृषि हितैषी नीतियों, वैज्ञानिकों के अनुसंधान और किसानों की मेहनत का ही नतीजा है कि भारतीय कृषि क्षेत्र खाद्यान्नों की प्रचुरता के साथ दुनिया के अग्रणी देशों में शामिल है। उन्होंने बताया कि अलग अलग फसलों, अनाजों, बागवानी, पशुधन और मछली पालन जैसे क्षेत्रों में 500 से ज्यादा नई किस्में इजाद करके परिषद ने अपने आप में एक कीर्तिमान स्थापित किया है। आपको बता दें कि ये 500 किस्में पिछले सिर्फ 1 साल में तैयार की गई है। विशिष्ट अतिथि और केंद्र कृषि राज्य मंत्री परषोत्तम रुपाला ने राष्ट्रीय स्तर पर बीज रोपाई और बीज प्रतिस्थापन जैसे कामों को सटीकता से पूरा करने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन के दौर में कृषि क्षेत्र प्राकृतिक आपदाओं से घिरा है। इनसे निजात पाने के लिए जलवायु अनुकूल फसलों में विविधीकरण जरूरी है। ICAR के महानिदेशक डॉक्टर त्रिलोचन महापात्रा ने बताया कि महिलाओं के अनुकूल कृषि उपकरणों का विकास बहुत जरूरी है। साथ ही नई किस्मों, नवाचारों और प्रौद्योगिकियों को सही समय पर किसानों तक पहुंचाने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद लगातार कोशिश कर रहा है। महापात्रा ने दूर दराज इलाकों में रहने वाले किसानों तक प्रौद्योगिकी और किस्मों के विस्तार के लिए नीतिगत सिद्धांतों की वकालत की। इस मौके पर केंद्रीय कृषि मंत्री ने नई कृषि प्रौद्योगिकियों और किस्मों का विमोचन किया।
साथ ही कृतज्ञ कृषि हैकाथॉन के विजेताओं को पुरस्कृत भी किया। उन्होंने बताया कि दलहन और तिलहन में आत्मनिर्भरता के लिए नई नीति आएगी। इसी के साथ कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। हम जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने हॉर्टिकल्चर क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम का शुभारंभ किया। आइए इसके बारे में जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। बागवानी क्षेत्र में व्यापक वृद्धि सुनिश्चित करने व किसानों को ज्यादा लाभ पहुंचाने के लिए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के सफलतम 7 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में बागवानी क्लस्टर विकास कार्यक्रम का शुभारंभ किया। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड इसे कार्यान्वित करेगा। ऊंची कीमत वाली बागवानी फसलों का आयात कम करने व जहां कहीं संभव हो निर्यात बढ़ाने के उद्देश्य से कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने देश में विभिन्न फसलों के लिए 53 बागवानी क्लस्टरों की पहचान की है। इन 53 क्लस्टरों में से 12 क्लस्टरों को क्लस्टर विकास कार्यक्रम के इस प्रायोगिक चरण के लिए चुना गया है। 5 से 7 वर्षों की अवधि में सभी 53 क्लस्टरों में कार्यक्रम लागू किए जाने पर कुल निर्यात लगभग 20% तक बढ़ने की उम्मीद है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री श्री तोमर ने कहा कि CDP से 10 लाख किसानों सहित अन्य हितधारकों को लाभ होगा। वहीं 10,000 करोड़ रुपए का निवेश आएगा, जिसमें 6,500 करोड़ रुपए निजी क्षेत्र से आएगा। हम दुनिया की जो आवश्यकता बागवानी के क्षेत्र से पूरी कर सकते हैं, अपना निर्यात बढ़ाकर उसमें भी भारत अपना योगदान दे। इस मनोयोग से प्रधानमंत्री जी लगातार इस दिशा में बल प्रदान करते रहते हैं और उन्हीं की प्रेरणा से कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय लगातार इस दिशा में एक के बाद एक सफलता के सोपान तक पहुंचने की दिशा में प्रवृत्त हो रहा है। उसी योजना के अंतर्गत आज का ये कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। पिछले कुछ दिनों में हम सब ये महसूस करते थे कि बागवानी के क्षेत्र में चाहे फल हो चाहे सब्जियां हों, हम दुनिया का लगभग 12% से अधिक उत्पादन करते हैं। 12% उत्पादन है, लेकिन अगर निर्यात की स्थिति में देखें तो उस तुलना में काफ़ी कम हमारा निर्यात है। उत्पादन भी बढ़े, निर्यात भी बढ़े, ये हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। जब निर्यात की दृष्टि से हमें सोचना है तो निश्चित रूप से उसके पीछे जो मानदंड हैं, उन मानदंडों को भी हम सब लोगों को पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि विश्व के बाज़ार में हमारा उत्पादन ठहर पाए, प्रतिस्पर्धा कर पाए,
इसके लिए ज़रूरी है कि भारत में कृषि और बागवानी का यह क्षेत्र पूरी शिद्दत के साथ काम करे और हमारे उत्पादन की गुणवत्ता ऐसी रहे कि हम किसी भी प्रतिस्पर्धा में टिक सकें। दूसरा, भारत में हम सब महसूस करते हैं कि छोटे रकबे के किसान की संख्या बहुत ज़्यादा है। छोटा किसान अगर मजबूत नहीं होगा, वह मुनाफे की खेती नहीं करेगा, तो इसके परिणाम स्वरूप देश के सामने आने वाले संकट पैदा होंगे। किसान की संख्या कम न हो, किसान की अगली पीढ़ी भी किसानी के प्रति प्रवृत्त हो सके, आकर्षित हो सके, इस दृष्टि से इस क्षेत्र को हमें और मूल्यवान बनाने की आवश्यकता है। हॉर्टिकल्चर क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में कृषि आयुक्त डॉक्टर एस के मल्होत्रा ने दूरदर्शन किसान की टीम से खास बातचीत में क्या कुछ जानकारियां दी, आइए देखते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे भारतवर्ष में सभी तरह की क्लाइमेटिक कंडीशन है। हमारे पास टेम्परेट रीजन भी है, ट्रॉपिकल है, सब ट्रॉपिकल है, सभी तरह के फल एवं सब्जियां जो है हमारे यहाँ देश में उत्पादन होता है। जैसा कि अभी मालूम है कि 320.7 मिलियन टन फल और सब्जियां और अन्य जो हमारे हॉर्टिकल्चर के प्रोड्यूस हैं उनका उत्पादन हमारे देश भर में हुआ है। लेकिन उसमें जैसे पता लगा कि हमारी और भी बहुत सारी ऐसी संभावनाएं हैं जिसमें हम अपना प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं और साथ के साथ गुणवत्ता भी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इसमें एक्सपोर्ट की भी बहुत सारी ऐसी संभावनाएं हैं। तो अभी उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये सोचा गया कि भारत सरकार ने ये एक नियम बनाया कि और एक योजना बनाई कि हमें एक क्लस्टर अप्रोच को लेकर के बागवानी के जितने भी मद हैं, जो फसलें हैं हमारी, चाहे वो फल हैं, सब्जियां हैं, मसाले हैं या सुगंधीय पौधे हैं, और साथ के साथ में इसमें आप अगर देखें तो प्लांटेशन क्रॉप्स भी आते हैं जिसमें कोकोनट और साथ साथ में जो उसका कोको और ये सब फसलें जो है उसमें साथ में आ जाती हैं। तो उनका उत्पादन कैसे बढ़े, उनकी उत्पादकता कैसे बढ़े, जिससे कि हमारे जितनी भी ये हाई वैल्यू क्रॉप हैं, क्योंकि इनको हम न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट समझते हैं, क्योंकि ये हमारी खाद्य सुरक्षा के साथ साथ पोषण सुरक्षा को भी सुनिश्चित करते हैं। तो इस जो पोषण सुरक्षा है और खाद्य सुरक्षा है, इसको हम पूरे देश के लिए, हम अपने लोगों के लिए कैसे जो है अधिक से अधिक उपलब्धता बढ़ा सकते हैं, तो क्लस्टर अप्रोच को लेकर के चलने की ज़रूरत है। इसलिए आज आपने देखा कि हॉर्टिकल्चर क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम का जो आज लॉन्चिंग था वो माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री जी के जो है कर कमलों से जो है आज उसका लॉन्च किया गया। उसका जो है एक प्रकार का लोकार्पण जो है हमारे माननीय मंत्री जी के कर कमलों से हुआ, और उसका जो एक तरह से लोकार्पण है उसका करने का उद्देश्य यही था कि हम पूरे भारतवर्ष में जो है कैसे क्लस्टर अप्रोच के माध्यम से उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ा करके फल और सब्जियों की जो उपलब्धता है उसको जो हम सुनिश्चित कर सके। इसके लिए जो है आरंभिक रूप में अगर आप देखेंगे तो 53 क्लस्टर की पहचान की गई और आज से 12 क्लस्टर उसमें से काम करना शुरू कर देंगे और बाकी जो क्लस्टर हैं उन पर जो है बाकी कार्य चल रहा है और उस पर भी जल्दी ही जो है उन पर भी उनकी शुरुआत हो जाएगी। और इन जो भी क्लस्टर बनाए जा रहे हैं, इन क्लस्टर के माध्यम से हम ये चाहेंगे कि जो गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं, अच्छी जो हमारी उत्पादन की पद्धतियां हैं उनको अपनाएं, जिससे कि एक हमारे जो जितने भी उत्पाद हों स्वच्छ हों, साफ हों, वो पैदा होकर के आए, जिसमें किसी भी प्रकार का जो कंटेमिनेशन है, चाहे हम लोग कहते हैं कि पेस्टिसाइड रेजिड्यू की बात आती है या किसी भी और तरह का कोई भी जो उसके अंदर जो मैं ये कहूँगा रेजिड्यू है वो नहीं होना चाहिए। और गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को जो है हमें साथ लेके चलना है, क्योंकि अभी तक जब हम लोग एक्सपोर्ट की बात करते हैं तो एक्सपोर्ट के लिए हमारे पास ग्लोबल गैप है, परंतु अब इंड गैप भी बनकर के तैयार आ गया है। उस इंड गैप के माध्यम से ना केवल हमारा इंटरनल प्रोडक्शन है, जो हमारे आंतरिक डोमेस्टिक डिमांड को पूरा करने के लिए गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस प्रयोग होंगी, उसका एक सर्टिफिकेशन सिस्टम भी आ गया है। उससे जो है हमारे जो अच्छे उत्पाद हैं, क्वालिटी है वो बढ़ेगी और एक्सपोर्ट को भी बढ़ावा मिलेगा। और एक्सपोर्ट को जो है बढ़ावा देना है, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं जैसे कोविड का टाइम चल रहा है और इस महामारी के समय में इस तरह के बहुत सारे जो मैं ये कहूँगा कि जो जिनमें अधिक
औषधिक गुण हैं, औषधिक गुण वाले जो हमारी जितने भी फसलें हैं, चाहे आप बात करो अदरक की बात करो, हल्दी की बात करो, चाहे आप इसमें जो लहसुन है, ये सब में तो, और सिट्रस फ्रूट्स हैं, इन सब की डिमांड इतनी बढ़ गई है। तो ये जो क्लस्टर अप्रोच वाला जो हमारा कार्यक्रम है वो अपने आप में बड़ा कारगर सिद्ध होगा। इसमें हॉर्टिकल्चर में फल सब्जियां तो आते ही हैं, साथ साथ में स्पाइसेस भी आते हैं, मसाले भी आते हैं, और मसालों की जो डिमांड है, मांग है, वो इस समय में आकर के और ज़्यादा बढ़ी है। चाहे वो काली मिर्च है, चाहे वो लौंग है, इलायची है, इस तरह की जितनी भी हमारी फसलें हैं उनके औषधिक गुण भी हैं और वो हमारे सिस्टम को भी ठीक रखती हैं और महामारी के समय में जो है बड़ी अच्छी कारगर सिद्ध हो रही हैं और उसको अपनाया भी जा रहा है लार्ज स्केल पर। तो उसको भी जो है इसमें क्लस्टर अप्रोच में बढ़ावा मिलेगा। हम पूरे विश्व में अगर आप देखें तो दूसरे नंबर के जो है सबसे ज़्यादा अधिक जो है बागवानी के जो फसलें हैं उनके उत्पादक देश है। तो उसमें भी अगर आप देखें तो कुछ फसलें ऐसी हैं जिसमें हम नंबर 1 है। चाहे आप देखें कि जो फ्रेश ग्रेप प्रोडक्शन होता है हमारे यहाँ, अंगूर की जो खेती होती है और जो है इसमें अनार की जो खेती होती है और बनाना की जो खेती होती है, उसमें हम 1 नंबर पर आते हैं पूरे विश्व में। और इसके साथ मसालों में जो है हम पूरे 1 नंबर पर आते हैं विश्व में जो है। और इस तरह की बहुत सारी ऐसी और सब्जियां भी हैं और भी फल है जिसमें 2 नंबर पर है, 3 नंबर पर भी हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि हमारे यहाँ की जो आबो हवा है, जलवायु है, सभी प्रकार के जितने भी फसलें हैं उनको उत्पादन करने के लिए बहुत अच्छी हैं। और इसलिए भारत सरकार ने एक मिशन चलाया है जिसको हम बोलते हैं मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। उसी मिशन के तहत जो है आज हमारा जो क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसकी शुरुआत हुई है। इसके लिए नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड को जो है हम लोगों ने एक अग्रणी संस्था को चुना है। उसके माध्यम से आज आपने देखा होगा कि एक वेबसाइट का भी लॉन्च किया गया, जो एक वेब पोर्टल उसका जो था क्लस्टर डेवलपमेंट के लिए, उसकी जो है एक प्रकार की जो उसका विमोचना जो है आज माननीय कृषि मंत्री जी ने की और वहाँ यहाँ पर जो है कृषि राज्य मंत्री भी आज उपलब्ध थे। तो उनकी उपस्थिति में और सेक्रेटरी कृषि कल्याण मंत्रालय के सेक्रेटरी भी यहाँ पर उपलब्ध थे। हम सब की उपस्थिति में और बहुत सारी राज्य जो है यहाँ पर वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से आज इसका जो है अवलोकन हुआ और साथ साथ में जो है इसका एक तरह से मैं ये कहूँगा कि लोकार्पण जो है पूरे देश के लिए किया गया। इसी के साथ इस कार्यक्रम में वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। हम जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। जिन्हें कृषि में अविश्वसनीय खोज और प्लांट ब्रीडिंग के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए साल 2019 को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आइए इनके बारे में जानते हैं विस्तार से। साल 1947 में पंजाब के अमृतसर के गांव दबुर्जी में जन्मे बलदेव सिंह ढिल्लों एक किसान और कृषि वैज्ञानिक हैं। इनकी उम्र 72 वर्ष है। बलदेव सिंह ढिल्लों ने खालसा कॉलेज अमृतसर से कृषि में बीएससी और एमएससी पंजाब कृषि विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई पूरी की थी और इन्होंने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली से डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की थी। इन्होंने 350 शोध प्रकाशन और कई किताबें प्रकाशित की हैं। वर्तमान में भारत में पंजाब कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति हैं। इन्होंने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में सहायक महानिदेशक और पंजाब कृषि विश्वविद्यालय और गुरु नानक देव विश्वविद्यालय में अनुसंधान निदेशक के रूप में काम किया है। इन्होंने वर्ष 1976 से 78 में और 2007 से 11 तक जर्मनी के अंतर्राष्ट्रीय मक्का और गेहूं सुधार केंद्र में काम किया है। साथ ही वर्ष 1989 में मक्का ब्रीडिंग
जेनेटिक्स और बायोटेक्नोलॉजी पर बर्मिंघम विश्वविद्यालय में काम किया है। बलदेव सिंह ढिल्लो जुलाई 2011 से पंजाब कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में काम कर रहे हैं। उनके गतिशील नेतृत्व के तहत पंजाब कृषि विश्वविद्यालय ने कई प्रशंसा अर्जित की है। वर्ष 2017 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा भारत में सर्वश्रेष्ठ कृषि विश्वविद्यालय और तृतीय सर्वश्रेष्ठ कृषि अनुसंधान संस्थान के रूप में रैंक की गई। साथ ही केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय 2017 द्वारा पंजाब में प्रथम और भारत में दूसरा सर्वश्रेष्ठ कृषि विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। बलदेव सिंह ढिल्लो के लगातार मार्गदर्शन, प्रोत्साहन और प्रेरणा के कारण उत्कृष्ट फसल किस्मों और उनके उत्पादन संरक्षण प्रौद्योगिकियों का विकास हुआ। नतीजतन उनके राज्य ने 2017-18 के दौरान धान और गेहूं की उच्चतम उत्पादकता हासिल की। इनके कार्यकाल में पंजाब विश्वविद्यालय द्वारा विकसित किए गए कम बायोमास वाले धान की उच्च उपज वाली किस्में अब किसानों के बीच सबसे लोकप्रिय हैं, जो पानी और कीटनाशक की बचत में सहायक हैं। साथ ही ये धान के पुआल प्रबंधन में भी सहायक हैं। बलदेव सिंह ढिल्लो ने पोषण सुरक्षा, विविधीकरण और मूल्यवर्धन को बढ़ावा देने के लिए जैव उर्वरक गेहूं, बीटी कॉटन और कम बीज वाली किनोवा और वनस्पति संकर किस्मों के विकास में देश का नेतृत्व किया। बलदेव सिंह ढिल्लो ने धान के पुआल प्रबंधन, कीटनाशकों के छिड़काव और उपज को सुखाने के लिए नई कृषि मशीनों और उपकरणों का विकास किया है। इन्होंने संयुक्त अंतर्राज्य अभियान का नेतृत्व किया, जिसने कपास में सफलतापूर्वक सफेद मक्खी का प्रबंधन किया, जिसके परिणाम स्वरूप बम्पर फसल 756 और 750 किलोग्राम की उत्पादकता हुई। इसके अलावा बलदेव सिंह ढिल्लो ने 2018 के दौरान धान के पुआल को जलाने के खिलाफ अभियान का कड़ा नेतृत्व किया। अपनी लगन और कड़ी मेहनत से इन्होंने देश विदेशों में कृषि के नए आयाम बनाए और कृषि के क्षेत्र में कई सारी नई उपलब्धियां भी हासिल की हैं, जो देश के लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध हुई। इनकी जीवनी भविष्य में आने वाले नए युवा किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत है। इनके दिखाए हुए रास्ते पर चलकर प्रगतिशील किसान भी अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। इसी के साथ कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत में आज बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।